रामायण सिमरन स्वागत है। राधे राधे सिमरन जी। रामायण स्वागत है भैया, खुश रहो। गौरव, शिवानी, हम सफर, पूजा नमस्ते, वेलकम। मनीषा जी स्वागत है क्लास में आपका, नमस्ते। नमस्ते हम सफर जी, नमस्ते गौरव। अतुल, प्रभा, प्राची, मोहित, राहुल, महिमा, वेलकम, नमस्ते। खुश रहो गौरव, खुश रहो। ऋचा, सुरभि, प्रियंका यादव जी वेलकम, नमस्ते, गुड इवनिंग। सौरभ, सोनी, अंकिता, अर्पिता, विनय, संदीप, ब्रजेश, टीना, विकास, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। शुभ संध्या भैया। हनुमान, आशीष, अजय, रमन, अभिषेक स्वागत है। शिवालिका गुप्ता जी आपका भी स्वागत है। सोनम वेलकम। भैया वीडियो ऑडियो क्लियर है सबका या कोई दिक्कत हो रही है? खुश रहो पूनम, खुश रहो, स्वागत है भैया। चलो क्लियर है। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं क्लास को फटाफट। कौन बनेगा चैंपियन यानी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन, हर एग्जाम को कवर अप करने वाला। कोई ऐसा एग्जाम नहीं यूपी का जिसको ये सेशन कवर अप ना करता हो। रीजनिंग का एग्जाम को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हर प्रश्न के लिए 40 सेकंड का समय आपके पास, और 40 सेकंड के बाद पोल पर आंसर करेंगे आप सभी लोग। कैसा टेस्ट? नमस्ते संदीप, खुश रहो भैया। कैसा टेस्ट सिमरन? चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीन पर देने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। और 40 सेकंड का समय होगा आपके पास। हाँ, चलते रहते हैं सिमरन, ये टेस्ट सीरीजेस अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप ब्राउज में जाइएगा और ब्राउज में जाकर के सर्च करिएगा, सबसे बॉटम पर जो भी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज चल रही होती है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए चलता रहता है, जैसे यूपीएसआई के लिए, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, उनको आप इनरोल करके और वो टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। हाँ, ये जानकारी सभी को हो गई है। अ, संविदा लागू हो गया है भैया। पहला प्रश्न देने चल रहे हैं अब आप लोगों को। 40 सेकंड का समय होगा आपके पास पोल पर आंसर करना। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर रहा, ये देखिए और बताइए क्या उत्तर आएगा। रक्त संबंध का एक साधारण सा प्रश्न है, बिल्कुल भी कठिन नहीं, एकदम सिंपल। उत्तर बताइए क्या आएगा। और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को, हम सफर आपको भी। बताइए पहले प्रश्न का उत्तर। 40 सेकंड बाद मैं देता हूं पोल। नमस्ते साधना जी, नमस्ते। और ये रहा पहले प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने। उत्तर बताइए। तो एक खराब शुरुआत के साथ आंटी क्यों नहीं होगा? चलो हनुमान, देखा जाए आंटी काहे नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है तेरा प्रश्न में, समझते हैं बच्चा। केवल 28-30% लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है, ठीक है। और बाकी सब लोगों ने गलत किया है। मैक्सिमम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर आंट लगाया हुआ है, ठीक है। और कुछ लोगों ने बेटी और ननादीस पर भी गए हुए हैं। तो सही उत्तर क्या आएगा जरा पहचानते हैं। कहता है रीता ने मणि से कहा, मैं जिस लड़की से कल समुद्र तट पर मिली थी। ठीक है, रीता ने मणि से कहा, मैं जिस लड़की से कल समुद्र तट पर मिली थी वह मेरे दोस्त। ठीक है, ये कौन हो गया? रीता की दोस्त।
बच्चा उसने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ये भी तो देखो ना। लड़की रीता की सहेली मनी से, रीता की दोस्त मनी से, रीता की सहेली मनी से कैसे संबंधित है, ठीक है। उसने क्या बोला कि बताया वह मेरे दोस्त की माँ, ठीक है। तो किससे बात कर रही है वो? रीता मनी से बात कर रही है, और अंत में उसने यही लिखा हुआ है ना कि रीता की सहेली मनी से कैसे संबंधित है। यानी रीता ने अपनी दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक, क्या कहा है कि मैं जिस लड़की से कल मिली थी, ये वो लड़की है जिससे रीता कल मिली थी। और उसने बोला है कि जिस लड़की से मैं मिली थी वह मेरे दोस्त की माता के बहनोई की सबसे छोटी बेटी है, ठीक। मेरे दोस्त की माता की बहनोई की सबसे छोटी बेटी है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे दोस्त की माता की बहनोई, बहनोई का मतलब बच्चा क्या हो गया? ब्रदर इन लॉ। बहनोई कौन हो सकता है? इस दोस्त की माता की जो बहन होगी उसका पति क्या कहलाएगा? इस दोस्त की माता के लिए उसका बहनोई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है। अच्छा, बहनोई कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ जीजा कहलाएगा, ठीक है। तो भैया इस दोस्त की माता की बहनोई की इकलौती बेटी है, या सॉरी सबसे छोटी बेटी है। तो उसके आधार पर जब प्रश्न का उत्तर उसने हमसे पूछा कि लड़की रीता की सहेली मनी से कैसे संबंधित है, तो बच्चा रीता की दोस्त या रीता की सहेली मनी है कौन? किससे बात कर रही थी रीता? मनी से ही तो बात कर रही थी। तो यहां पर कौन आएगा? मनी। यानी अब जरा देखो, मनी और लड़की ये दोनों एक ही जनरेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और अगर एक ही जनरेशन में आ रहे हैं तो आंट आंसर कहां से हो जाएगा भाई? ये कौन है? ये मनी कौन है? और ये लड़की कौन है? ये लड़की रीता, सॉरी, मनी की माता की बहन की बेटी है। तो भैया मेरी माता की बहन यानी मेरी मौसी की बेटी मेरे लिए क्या होगी? मेरी कजिन होगी, या फिर आंट हो जाएगी, मैं या मैं उसकी आंट हो जाऊंगी। संभव नहीं ना आंट होना कभी। तो आंसर केवल और केवल क्या बचता है बच्चा? कजिन या फिर कजिन सिस्टर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? समझ नहीं आया? ठीक है, फिर से समझना हम सफर जी। क्या बोला है उसने प्रश्न में? उसने हमसे कहा कि जिस लड़की से मैं कल मिली थी, ठीक है, एक लड़की से, उसने कहा तो नहीं है कि मनी उसकी सहेली है। नीचे लिखा तो है बच्चा, लड़की रीता की सहेली मनी से कैसे संबंधित है। नीचे लिखा तो हुआ है उसने। क्या बोला उसने प्रश्न में, ध्यान से समझो। चलो अच्छा, जरूरी नहीं कि मनी हो, हटा दिया मनी को, ऐसे भी देख लो। मैंने मनी को हटा दिया, ऐसे भी देख लो। बच्चा क्या बोला है उसने? उसने बोला रीता ने मनी से कहा। मनी कोई और है, एक अनजान व्यक्ति जिससे रीता बोल रही है, ठीक है। तो रीता ने मनी से कहा, क्या वो कहा है कि मैं जिस लड़की से कल मिली थी, ये वो लड़की है जिससे कौन मिली थी? रीता मिली थी कल। रीता ने इस लड़की की ओर इशारा करके बोला है ना, क्योंकि इसी को मिली थी। तो उसने क्या बोला है? मैं जिस लड़की से कल समुद्र तट पर मिली थी, यानी इस लड़की से रीता समुद्र तट पर मिली थी, वह मेरे दोस्त यानी रीता के दोस्त की माता, रीता के दोस्त की माता की बहनोई, ठीक है, की बेटी है। मैंने हटा दिया मनी को। अगर मनी को हटा भी दोगे बच्चा यहां से, तो रीता के दोस्त की माता की बहनोई, यानी बहनोई कब होगा? जब रीता की माता की बहन से शादी की होगी, यानी रीता की माता की बहन, सॉरी, रीता के दोस्त की माता की बहन, यानी रीता के दोस्त की मौसी हुई कि नहीं? और ये व्यक्ति कौन हुआ? उसका मौसा हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ये व्यक्ति बच्चा उसका मौसा हुआ, तो मौसा की लड़की मेरे लिए क्या हो जाएगी? मेरी कजिन होगी या मेरी आंट होगी? कजिन आएगा ना आंसर तब भी। तो अगर हम मनी को वहां पर रखें या मनी को वहां पर ना रखें, दोनों ही स्थितियों में हमारे सामने कजिन का ही आंसर आएगा। आंट का आंसर तो कभी आ ही नहीं सकता। अभी क्लियर हो गया सबको कि नहीं हो गया? हनुमान, आंटी क्यों नहीं आएगा, समझ आ गया? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, आप सभी का भैया स्वागत है। चांदनी जी, नीतू, सरिता अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में आपका सबका, वेलकम एवरीवन। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। इस प्रश्न का उत्तर आया कजिन। केवल जबरदस्ती उसने लैंग्वेज में घुमा दिया था। समुद्र तट पर मिली दोस्त की माता थी, मनी कौन है? खैर, सारे चीजों को दरकिनार करते हुए उत्तर पर पहुंचे हम लोग, आंसर आया कजिन। अगला प्रश्न ये आपके सामने है, देखिए और उत्तर बताइए क्या आएगा।
काहे का डाटा लीक करवा दियो भाई। मनीष जी नमस्ते, स्वागत है क्लास में आपका। रवि प्रताप जी आपका भी स्वागत है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रश्न देखिए, सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या आएगा। हो गया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज दिस, ये रहा आप लोगों के सामने पोल, उत्तर बताइए। अभिषेक पोल पर आंसर देना है। 4 into 8 मनीषा जी ने दिया हुआ है लॉजिक। बाकी लोगों का लॉजिक क्या है भैया, क्या लॉजिक लगा है। ये जो हमारे सामने प्रश्न एक दिया गया है, ये ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है जो, ठीक है, सींग ऐसा निकाला हुआ है। 12 3 दिया हुआ है, 22 11 18 9 32 और एक्स कह रहा है। एक्स की जगह पर क्या आएगा जरा ये बताओ। ऊपर की जरा संख्याएं देखो, 15 33 27 और 36 ये लिखा हुआ है। 8 2 2 और 4 ये लिखा हुआ है। नीचे से जरा ऊपर की ओर चल करके देखो बच्चा, 12 और 3 जोड़ने पर क्या मिलेगा, 15 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऊपर से गुणा, 3 इंटू 4 12, बहुत बढ़िया। बच्चा जरा इसमें देखो क्या चल रहा है, 12 + 3 जोड़ने पर 15 मिल रहा है ना, और 12/3 करने पर 4 मिलेगा। आगे बढ़ोगे तो 22 + 11 करने पे बच्चा 33 मिल रहा है, और 22/11 करने में क्या मिलेगा, 2। 18 + 9 करने में क्या मिल रहा है, 27, और 18/9 करने में क्या मिलेगा, 2। तो उसी आधार पर बच्चा 32 में क्या जोड़ा जाए कि 36 आ जाए, 32 में क्या जोड़ा जाए कि 36 आ जाए। तो बच्चा एक्स की जगह अगर संख्या 4 रख दें तो 32 + 4 36 हो जाएगा, और 32/4 8 आ जाएगा। यानी कौन सी संख्या रखनी है, हमें संख्या 4 को रखना है। तो प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा हमको। आया समझ कि नहीं आया। ठीक, समझ में आ जाए जब जब मैं पूछूं भैया समझ में आ गया तो ऐसा थम्स अप बना देने का, नहीं आया तो दोबारा पूछ लेने का। ठीक, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कोडिंग डिकोडिंग का एक साधारण सा बहुत सिंपल सा प्रश्न है। मतलब इससे सिंपल कोडिंग डिकोडिंग नहीं हो सकता। जरा बताओ क्या उत्तर आएगा। जैसी जैसी खबरें निकल करके आ रही हैं नीतू जी, उन खबरों से आभास तो यही है कि सरकार गुलामी की ओर ढकेल रही है। एक समय अंग्रेजों का शासन चला था, और अब ब्यूरोक्रेट्स और सरकार का शासन चलेगा, और हम गुलामों की तरह जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन वहां पर भी गुलामी से छूटने के लिए, आजाद होने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी, और यहां पर भी आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिना लड़ाई लड़े कुछ नहीं होना। ये वैचारिक लड़ाई है। गुड इवनिंग स्वप्निल जी, गुड इवनिंग। वैचारिक लड़ाई है भैया, लड़नी पड़ेगी। और इस प्रश्न का 5 ऑप्शन हैं, और ये रहा 2 ऑप्शन सेम हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी वाले में सेम सेम हो गया। चलो इसको चेंज कर देता हूं मैं, इसमें डी लिख लो। ठीक है, ये डी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए डी है, मैंने चेंज कर दिया ऑप्शन नंबर ए और बी के लिए। दोनों सेम थे तो मैंने डी कर दिया है। और ये रहा अब आपके सामने इस प्रश्न का पोल, उत्तर बताइए। ए बी सी डी भी गलत लिखा हुआ है। अरे इतना कॉमन सेंस है। ए बी सी डी लिखना है उसको।
चलो, कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। मेरे ख्याल से अगर ये सेम वाली कंडीशन ना आती तो बहुत सारे लोग इसमें फंसते और बहुत सारे लोग इनमें से कोई नहीं पर जाते। खैर, कर लिया, अच्छी चीज है। सिक्किम का आंसर क्या आ रहा है बच्चा? सिक्किम को उसने कोड कैसे किया हुआ है, बस जरा ये देख लेते हैं जल्दी से। बच्चा, सिक्किम का उसने कोड क्या दिया हुआ है? THLJJL, यही कोड दिया हुआ है ना। अच्छा, ये जो कोड दिया गया है इसके लिए क्या बोला है बच्चा? एस से टी जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, प्लेस वैल्यू के आधार पर चलना सीख जाओगे जिस दिन, उस दिन रीजनिंग का आधा ज्ञान तुमको हो जाएगा। बच्चा, एस से टी मतलब प्लस का 1, प्लेस वैल्यू 19 से 20। आई से एच पर जा रहे हो बच्चा, यानी कहां पर जा रहे हो? 9 से 8 पर, माइनस का 1 हो गया। के से एल फिर से प्लस का 1, के से जे फिर से माइनस का 1, आई से जे प्लस का 1 और एम से एल माइनस का 1। यानी हर जगह बच्चा चल क्या रहा है? प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, यही खेल चल रहा है ना हमारे सामने। सेम कंडीशन ट्रेनिंग में लगाएंगे तो टी प्लस 1 कितना होता है? यू हो जाएगा। टी की वैल्यू 20, प्लस 1 करेंगे 21, और 21 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? यू की। आर माइनस 1 करने पर क्या मिलेगा? क्यू। फिर अच्छा, अब आपको एक एक लेटर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेटर चेक नहीं करेंगे तो इतने समीप समीप के लेटर्स लिखे हुए, इतने पास पास के, कि कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बनी रहेगी। ठीक, तो लॉजिक पता करने के बाद अगर गलती की संभावना है तो बेहतर है कि सारे लेटर आप लिख लो। ठीक है, तो आर से क्यू, ए से बच्चा बी होगा, बी के बाद फिर आई से आपको कहां जाना है? वापस जाना होगा एच, यानी यू क्यू बी एच। बच्चा, यू क्यू बी एच कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखा। आगे ओ एच ओ एफ दिख रहा है। ओ एच ओ एफ का मतलब बच्चा, एन से कहां पर जाएंगे? प्लस 1 ओ, आई से जब जाएंगे आगे तो एच। ठीक है, तो ओ एच और ओ एफ दोनों चीजें सटीक मिल रही ना, और अगर सटीक मिल रही तो बी वाला ही क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर सही किया हुआ था। बी वुड बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कितनी बार तो हमने यहाँ प्लस इस, नमस्ते शिवांत जी, नमस्ते, स्वागत है भैया। बहुत दिनों बाद किसी ने आचार्य बोला, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। नमस्ते शिवान जी, स्वागत है। कितनी बार तो विकास यहाँ भी समझा चुके हैं। अ, अब बच्चा प्लस में आओ, फिर वहां समझाते हैं और डिटेल में चलते हैं। इसका उत्तर बताओ जरा जल्दी से। हाँ, पोल दे रहे हैं भैया। और इस प्रश्न का आप लोगों के सामने ये रहा पोल, उत्तर बताइए। हमने कहा था उत्तर बताइए, ये थोड़ी कहा था उत्तर पे लगाइए। हमने उत्तर बताइए बोला था, तुम लोग उत्तर लगाइए पहुंच गए। चलो जरा देखो क्या कह रहा है। उसने प्रश्न में हमसे क्या बोला है बच्चा? कह रहा है, अपनी सुबह की सैर पर एक बढ़िया सुबह कपिल ने सीता को देखा जो उगते सूरज की ओर देखते हुए सूर्य नमस्कार कर रही थी। ठीक है, तो उगते सूरज की ओर देखते हुए सूर्य नमस्कार कर रही थी। अगर इस आधार पर बच्चा चलेंगे तो हम लोगों को पता है कि सूरज उगता है पूर्व की तरफ से, और अगर सूरज पूर्व की तरफ से उगता है, यानी कि यहां पर अगर हमारा सूर्य है तो किसकी तरफ फेस करके? सूर्य की तरफ फेस करके। यानी यहां पर सीता सूर्य नमस्कार में, सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास कर रही थी, या सीता सूर्य नमस्कार कर रही थी। ठीक, अच्छा, सूर्य की तरफ मुंह करके। फिर बोला क्या गया है? कह रहा है कि सुबह की अपनी बढ़िया सैर में सीता को उगते सूरज की ओर देखते हुए सूर्य नमस्कार कर रही थी। उनके पास गया और पास जाकर के गुड मॉर्निंग की शुभकामनाएं दी। अब अगर सीता का मुंह सूर्य की ओर है और सीता की ओर जाकर के, सीता के पास जाकर के अगर उसने गुड मॉर्निंग बोला है, तो भैया सीता के विपरीत जाकर के उसने गुड मॉर्निंग बोला होगा। यानी कपिल भाई साहब पश्चिम दिशा की ओर जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे? हैं,
पीछे से आकर के खड़े होकर के गुड मॉर्निंग ऐसे तो नहीं बोला होगा। अगर शुभकामनाएं दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सामने आकर के बोला होगा गुड मॉर्निंग सीता जी, ऐसे नहीं बोला होगा कि जो है पीछे से बोल के सीता जी गुड मॉर्निंग और निकल लिए। ठीक, ये हाँ हमें पता था विकास की ऐसी संभावना दिमाग में आएंगी, बिल्कुल पता था हमको। इसीलिए हमने कहा कि भैया जब गुड मॉर्निंग बोला जाता है, कॉमन सेंस की चीज है, गुड मॉर्निंग बोला जाता है तो जब किसी व्यक्ति को हम देख रहे होते हैं सामने की ओर से, तब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हम ऐसे थोड़ी ना गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, किसी को भी पता चला आदमी हमको पीछे से दिख रहा है, फेस उसका हमको दिखा नहीं, और हम बोले गुड मॉर्निंग, कैसे पहचान गया कि वो सीता ही है जिसके लिए गुड मॉर्निंग बोला उसने? कैसे पहचान गया पीछे से? ये भी तो समझो, ये कॉमन सेंस का लॉजिक है कि नहीं है? तो भैया निश्चित तौर पे वो सीता के सामने खड़ा होगा, सीता का चेहरा देखा होगा, तब ना उसको पता चला कि सीता ही है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोला। किसी अनजान आदमी को गुड मॉर्निंग खा के जूते बोल के, जूते थोड़ी खाने उसको कि सुबह सुबह जूते खाने के गया है वहां पे, समझे? ठीक, तो भैया इसके आधार पर कपिल कहां जा रहा होगा? वेस्ट की ओर जा रहा होगा, और कहां सीता? ईस्ट की ओर देख रही थी। तो भैया इसके आधार पर उसने हमसे क्या बोला? इसके बाद उसने हमसे क्या बोला? कहता कि बाईं ओर मुड़ गया। तो बच्चा बायां कहां नजर आ रहा है आपको? नीचे की ओर नजर आ रहा है कि नहीं? और अगर बायां नीचे की ओर नजर आ रहा है तो भैया जैसे ही बायां मुड़ेगा तो कह रहा अब किस दिशा में जा रहा है? तो भैया नीचे मुड़ गया बाएं में, कहां जा रहा है? दक्षिण की ओर जाएगा ना। तो प्रश्न का उत्तर क्या लगा दोगे? दक्षिण। अब कईयों ने उत्तर क्या लगा दिया कि ये है सीता। कहां पर? सूर्य की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार कर रही है, सीता का मुंह सूर्य की ओर है। भाई साहब कपिल पीछे से आए और पीछे से बिना देखे सीता है कि गीता है कि रीता है कि मीता है, बिना देखे, अरे सीता को जानता था तो इसलिए गुड मॉर्निंग किया। किसी और से जाकर के गुड मॉर्निंग करेगा, मोहल्ले वाले मारेंगे उसको कि आकर के लड़की छेड़ रहे हो। पीछे से थोड़ी ना गुड मॉर्निंग करेगा जाके बे। जब तुम पीछे से गुड मॉर्निंग कराओगे तो उत्तर ही जाएगा वो। ठीक, कहां जाएगा? दक्षिण में जाएगा। तो उत्तर कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताओ क्या आएगा? खैर इसका उत्तर बताओ जल्दी से। तुम लोगों को रीजनिंग के साथ साथ कॉमन सेंस भी सिखाना पड़ता है, इसीलिए बच्चा रीजनिंग को क्या बोलते हैं? मैंने रीजनिंग का एक नाम कहीं पढ़ा था या क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। रीजनिंग को बच्चा इसीलिए बोलते हैं, रीजनिंग लिखा हुआ था वहां पर, और रीजनिंग के नीचे एक टैगलाइन लिखी हुई थी। क्या टैगलाइन थी? कॉमन सेंस। ये टैगलाइन थी, कॉमन सेंस येट अनकॉमन। बड़ी बढ़िया टैगलाइन लगी हमको। रीजनिंग यानी कॉमन सेंस येट अनकॉमन, यानी रीजनिंग जो है बच्चा कॉमन सेंस की बात होती, लेकिन इसके बाद भी बड़ी अनकॉमन चीज है, समझ की, रीजनिंग के समझ की। ठीक है, और इस प्रश्न के पोल पर अगर चलते हैं तो ये रहा आपके सामने इस प्रश्न का पोल, उत्तर बताइए। बहुत सारे लोग सही कर दे रहे हैं। अच्छा, अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? क्या दिख रहा है हमको? क्या कह रहा है बच्चा? अगर इस क्वेश्चन को देखें, उसने हमसे कहा कौन सी आकृति अलग है। अगर आकृति को देखते हैं तो इन सारी आकृतियों में से जरा पहली आकृति को देखो, किसी भी एक फिगर को उठा लोगे तो बच्चा हर जगह पर 90 डिग्री का एंगल मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? यानी राइट एंगल है ना। यहां पर भी हर जगह 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, यहां पर भी हमको हर जगह पर 90 डिग्री का एंगल हर जगह पर मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पर अगर चलते हैं, अगर ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं मिलता। और अगर नहीं मिलता है 90 डिग्री का एंगल, तो बच्चा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सरिता जी, लगातार मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी मेहनत की है, इसलिए लगातार
जो परसेंटेज है सही क्वेश्चंस के आंसर्स का वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर हो गया भैया डी, जितने लोगों को नहीं समझ आया था मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए क्या आएगा। और ऑप्शन हम पहले लिख ही दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन छोटा छोटा है। बच्चा हम सफर, तुम्हारे इस स्टेटमेंट को बार बार लिखने से प्रश्न का उत्तर नहीं बदल जाएगा, और जो चीज समझानी थी वो चीज समझा चुके हैं बच्चा। सीता दाएं मुड़ी या बाएं मुड़ी, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना बेमानी है बच्चा, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, इस पर अगर चर्चाएं करेंगे तो आगे के प्रश्न नहीं हो पाएंगे हम सफर। ठीक है, आओ बच्चा देखो, ये ऑप्शंस आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, और अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चा, चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको समझाना है। कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर अनपढ़ और कर्मचारियों के बीच का सही संबंध, और ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताइए। बबली पाल जी, स्वागत है क्लास में आपका। नमस्ते नमस्ते। 55% लोगों ने आंसर किया, बहुत सारे लोगों ने आंसर ए पर भी किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर क्या किया हुआ है, ए वाला। जरा ध्यान से समझते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। मैंने ऑप्शन टिक किया हुआ था बी वुड बी द राइट आंसर, लेकिन जरा समझ लेते हैं ए, जितने लोगों ने आंसर किया था उनका कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। बच्चा हमारे सामने तीन सर्कल है, कौन कौन से तीन सर्कल हैं। पहला सर्कल हमारे सामने दिया गया है कंप्यूटर लिटरेट, यानी ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाना जानता है, कंप्यूटर लिटरेट। दूसरा क्या है, कंप्यूटर अनपढ़, यानी जो कंप्यूटर को चलाना नहीं जानता, दैट इज कंप्यूटर इलिटरेट, अनपढ़। और तीसरा क्या दिया गया बच्चा, कर्मचारी दिया गया है। ठीक, अब इन तीनों का बेस्ट पॉसिबल फिगर दिए गए क्वेश्चन के आधार पर क्या बन सकता है ये हमको बताना था। ठीक है, तो निश्चित तौर पे कंप्यूटर लिटरेट और कंप्यूटर इलिटरेट का तो आपस में कोई संबंध नहीं होगा। कंप्यूटर कुशल व्यक्तियों को अलग वर्ग में रखेंगे और कंप्यूटर अनपढ़ व्यक्तियों को अलग वर्ग में रखेंगे। लेकिन कर्मचारियों के साथ जब इनका संबंध निकालेंगे तो बच्चा कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो कंप्यूटर लिटरेट होंगे, और कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर इलिटरेट होंगे। ये एक फिगर बनता है ना। लेकिन अगर हम ए वाले फिगर पर जाएंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेट लोग हैं और यहाँ पर कंप्यूटर इलिटरेट लोग हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो बच्चा हर कंप्यूटर चलाने वाला कर्मचारी थोड़ी ना होता है। कंप्यूटर का ज्ञान होना कर्मचारी बनने की पहली सीढ़ी तो नहीं है। अगर खुद का बिजनेस होगा तो कंप्यूटर चलाने वाला बिजनेस भी तो कर सकता है, कर्मचारी थोड़ी ना हो, संभव थोड़ी ना है कि कर्मचारी होगा। तो इस वजह से पहला वाला फिगर जो इसका बच्चा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मानव नर पुरुष, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन अपलोड कर देना प्राची, जरा कराता हूं मैं उसको भी। एक बार क्वेश्चन अपलोड करना, उसका ऑप्शंस मिल जाए, ऑप्शंस मिल जाएंगे ना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर बच्चा ए नहीं होगा, फिर तो केवल ऑप्शन क्या बच्चा, सही से बी, यानी यही बी वाला क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जितने लोगों ने गलत किया था, ए वाला लगा दिया था, उनको समझ आ गया होगा कि बी वाला क्यों होगा। ठीक, नहीं समझ आया हो तो पूछ लेना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जरा उत्तर बताइए। माया सैनी जी, स्वागत है क्लास में आपका। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कथन एवं कारण। सिंपल है, आ जाना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने। पोल आ रहा है, पोल चल रहा है, रामायण तुम्हारे पास पहुंचा नहीं शायद। नमस्ते प्रभा जी, दिखाते हैं अभी नयन, लीडर बोर्ड भी दिखाते हैं।
23% लोगों ने आंसर किया है बी वाला। इस वजह से नेटवर्क और दिक्कत कर रहा होगा। मैंने इसका आंसर टिक किया था बी वाला, कई सारे लोगों ने इसका आंसर डी किया हुआ है। क्या सोच करके डी किया हुआ है? कैसे लग रहा है कि दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं? किस हिसाब से लग रहा है? अगर कोई लॉजिक ढंग का दे दे तो भैया पहले हमको समझाओ कि आंसर नंबर डी इसका कैसे होगा। दोनों स्वतंत्र कारणों के परिणाम कैसे हैं? एक्स दल विपक्ष है, कैसे पता? उसने स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला है? कह रहा है हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में एक्स दल स्पष्ट बहुमत से जीता। एक्स दल स्पष्ट बहुमत से जीता। और फिर बोल रहा है हाल ही में जनता में और राज्य के शासक दल के सदस्यों में असंतोष था। उसने पक्ष या विपक्ष की बात नहीं की है। नहीं हो सकता है एक्स पहले से ही, ये तो कतई संभव नहीं है। ऋचा एक मिनट ध्यान से समझना बच्चा, कथन दो को जरा ध्यान से पढ़ो। हाल ही में जनता में और राज्य के शासक दल के सदस्यों में असंतोष था। ठीक है, असंतोष था। इस असंतोष का कारण क्या होगा? ठीक है, इस असंतोष का कारण क्या होगा? इसकी दो अलग अलग तिथियां, दो अलग अलग परिस्थितियां बन रही। बच्चा ये जो कथन दो दिया गया है ना, मैं इसको भी कारण स्वरूप मानता हूं। अगर ये कारण है तो इसके पीछे का, ये सॉरी परिणाम है, तो इसके पीछे का कारण क्या होगा? जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है, जो प्रेजेंट में सरकार है, जैसे अभी आप अगर कंडीशंस के हिसाब से देखोगे तो आप अभी उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुश हैं। क्यों नाखुश हैं? तमाम तरह के रीजंस हैं आपके सामने। आपको रोजगार की समस्याएं हैं, नौकरी में पद घटते जा रहे हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो भैया इसका ये क्या हो गया? आप सरकार से नाखुश हैं। ठीक है, अब अगर आप सरकार से नाखुश हैं तो ये परिणाम हुआ, और नाखुश होने का कारण क्या हो गया? सरकार के द्वारा आपके मुद्दों पर ध्यान ना दिया जाना। अब इसके और ऊपर स्टेप बढ़ेंगे तो बच्चा विपक्ष में कौन होगा? ये तो सरकार अब विपक्ष में चल रही है। ठीक, विपक्ष में कौन होगा? अब एक बात बताइए, कॉमन सेंस के लॉजिक के आधार पर, जब आपका जो करंट वर्तमान में सरकार चल रही है उसके प्रति अगर आप असंतोष जाहिर करते हैं, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या आप उसी दल को स्पष्ट बहुमत से जिताएंगे? क्या आप उसी दल को स्पष्ट बहुमत से जिताएंगे? नहीं। और अगर आप उसी दल को स्पष्ट बहुमत से नहीं जिताएंगे तो निश्चित तौर पे हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में एक्स दल स्पष्ट बहुमत से जीता है, जिसके पीछे जीतने का कारण क्या है? कि जनता में रोष था उस सरकार के प्रति, साथ ही साथ जनता में रोष तो था ही था, राज्य के शासक दल के सदस्यों में खुद असंतोष था। मतलब राज्य के जो शासक दल के सदस्य यानी मंत्रिमंडल के लोगों में खुद असंतोष था। तो बच्चा अगर मंत्रिमंडल के लोगों में ही आपस में फूट पड़ी हुई है तो क्या वो सरकार वापस चुन करके दोबारा स्पष्ट बहुमत से आ सकती है? क्या क्या ये तार्किक लगता है कहीं से भी? क्या ये तार्किक लगता है कहीं से भी? नहीं। और अगर ये कहीं से भी तार्किक नहीं लगता है तो निश्चित रूप से जनता और राज्य के शासक दल के सदस्यों के असंतोष का परिणाम क्या निकला है कि जो दूसरी पार्टी थी, जो भी पार्टी कह लो, एक्स या वाई या जेड, वो स्पष्ट बहुमत से जीत करके निकला। एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब सन 2014 में केंद्र के चुनाव हुए थे, असंतोष था कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ असंतोष था, भ्रष्टाचार से, महंगाई से जनता त्रस्त थी, और स्पष्ट बहुमत के साथ केवल बीजेपी यानी भाजपा ने ही, एनडीए को छोड़ दीजिए, केवल भाजपा ने अपने दम पर सरकार बना ली। एनडीए तो बाद में उसने अपने अपने साथ बनाए रखा, वो कुनबा उसने बिखरने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सरकार बना ली थी। क्यों बनाई थी सरकार? क्योंकि जनता में असंतोष था उस पार्टी के प्रति जो वर्तमान में चला रही थी सरकार को। तो ये असंतोष के परिणाम की वजह से ही स्पष्ट बहुमत मिलता है। जब असंतोष नहीं होता है, जनता सुखी होती है, तो जनता स्पष्ट बहुमत या उसी पार्टी को कंटिन्यू करती, दूसरी पार्टी को नहीं जिताती। इसके आधार पर बच्चा प्रश्न का उत्तर केवल और केवल क्या देंगे? बी देंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी क्लियर है ना कि बी क्यों किया था मैंने, और बी क्यों होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर?
और एक बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो, लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत केवल एक चैप्टर स्टेटमेंट और अजम्पशन, इस एक चैप्टर को आप छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें, चाहे वो निष्कर्ष हो या आर्ग्यूमेंट हो या कोर्स ऑफ एक्शन हो या आपका कॉज एंड इफेक्ट हो, ये क्वेश्चन में हमको कथन के साथ साथ कॉमन लॉजिकल फैक्ट्स को भी ध्यान में रख करके उत्तर देना होता है, कॉमन लॉजिकल फैक्ट्स को ध्यान में रख करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, जरा उत्तर बताइए, खेलते हैं इसके साथ, क्या उत्तर आएगा। बताइए इसका उत्तर जल्दी से, और फिर मैं आधे क्वेश्चन तब तक हो जाएंगे, मैं आपको लीडर बोर्ड भी दिखाता हूँ। रितु पांडे जी, ज्ञानेंद्र कुमार जी, स्वागत है क्लास में आप लोगों का। और अभिषेक कुमार, उत्तर प्रदेश पुलिस की किस ईयर की ज्वाइनिंग की बात कर रहे हो आप बार बार। ये रहा पोल आप लोगों के सामने। अभिषेक, जो हाल की न्यूज है, जितना मुझे पता है, जो स्टूडेंट 2018 के मेरे सिलेक्टेड हैं, उनका मेडिकल का सारा काम पूरा हो गया है। सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है मेडिकल से रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट हो गया है, खाली ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग बची है, और उम्मीद है बहुत जल्द उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बाकी अब कोई स्टेप बाकी नहीं रह गया कि हाँ एक ये स्टेप बचा हुआ है जिसको सॉल्व करना है, जिसको पूरा करना है। बहुत कम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया। 81 अंतर आ रहा है, सब जगह 81 का अंतर है कि नहीं है, जरा चेक कर लेते हैं भैया। 80 से 144 पर पहुंच रहे हैं, तो क्या ये 81 का अंतर आ रहा है? क्या 81 क्या लिखे हुए हो? ये 64 का अंतर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है फिर? 144 से 225 पर जा रहे हो। इसके बाद अच्छा 81 का अंतर आ रहा है। 225 से 306 पर जा रहे हो तो कितने का अंतर आ रहा है? 225 से 306 पर फिर 81 का अंतर आ रहा है, और 306 से 87 पर जा रहे हो तो कितने का अंतर आ रहा है? 81 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो भैया पहला अंतर भी 81 का होना चाहिए था, पहले में 6 का है, इसका उन हिसाब से 6 दिया हुआ है, सॉरी 64 दिया हुआ है। पहला भी उत्तर जो है वो 64 की जगह 81 होना चाहिए था। कुछ तो आखिरकार खेल कर रहे होंगे। आगे भी अगर जोड़ेंगे 81 तो 387 और 81 कितना हो जाएगा? 387 और 81 कितना हो जाएगा? 468। ऑप्शन में तो कहीं 468 दिया ही नहीं है। अगर ऑप्शन में कहीं 468 नहीं दिया तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ और खेल चल रहा होगा यहाँ पर, है कि नहीं? 64 8 का स्क्वायर होता है। आओ देखो, दिख गया खेल यहाँ पर क्या चल रहा है। जरा देखो, खेल को समझना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन निकल आया ये बच्चा। ये 64 कैसे आया है? 8 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अगर ये 8 का स्क्वायर होता है तो बच्चा 8 का स्क्वायर मिला कैसे? 8 प्लस 0, 8 का स्क्वायर 144। बच्चा क्या लिखा हुआ था? 81। कैसे मिला है? 1 प्लस 4 प्लस 4, 1 प्लस 4 प्लस 4 9 होगा कि नहीं? और ये क्या लिखा हुआ है बच्चा? ये 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगला 5 4 9, फिर से हमारे सामने क्या निकल करके आया? 5 4 9 निकल करके आया है बच्चा। तो 225 और प्लस 9 का स्क्वायर फिर से कितना होगा हमारे सामने? 81 होगा। तो 306 हो गया, 6 3 9, और 9 का स्क्वायर बच्चा फिर से हमारे सामने कितना होता है? 81। 81 जोड़ दिया तो 387। और अगला क्या हो रहा है बच्चा? 387, यानी कि 8 7 15 और 3 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है बच्चा। तो 387 और 324 7 4 11, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ?
मजेदार क्वेश्चन था। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं फिर। और ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, जरा उत्तर बताइए क्या उत्तर आएगा। श्रृंखला में अगले स्थान पर क्या आना चाहिए? पूछ लीजिए रितु, चाहे तो प्लस, आप तो प्लस वाली क्लास में आते हो, आप प्लस वाले में पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समय थोड़ा सा कम होता है। प्रॉब्लम अगर छोटा सिंपल है तो उसको बता देंगे, अगर थोड़ा सा उसमें लेंदी होगा क्वेश्चन तो थोड़ा सा समय लगता है, यहाँ पर समय थोड़ा सा कम होता है। तो आप चाहे जहां पूछ लें, चाहे यहाँ पूछना हो या फिर प्लस वाली क्लास में पूछ लेना, चाहे जहां पर। योगेश जी स्वागत है क्लास में आपका। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जरा बताते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और ये रहा आपके सामने इस प्रश्न का पोल, उत्तर बताइए। हम्म बहुत कम लोगों ने इसका भी आंसर दिया हुआ है। कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। सही उत्तर क्या आएगा जरा समझते हैं इसका। नमस्ते अंकिता जी, नमस्ते। चलो जरा देखो सही उत्तर क्या है। बच्चा है हमारे सामने क्वेश्चन में क्या, असल में क्वेश्चन में हमको एक उसने मिसलेनियस सीरीज या बोल सकते हैं एलिमेंटल सीरीज दी है। इस सीरीज में देखो लेटर, नंबर, सिंबल सारी चीजें हैं बच्चा। और उसने बोला है कि उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर यानी सीरीज के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में, नीचे बच्चा एक श्रृंखला दी गई, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चल क्या रहा है श्रृंखला में, D5%। बच्चा डी से 5 और 5 से परसेंटेज चल रहा है, ठीक। J98, बच्चा J से 9 चल रहा है और 9 से 8 चल रहा है, यहां तक भी ठीक है। $2M, बच्चा 2 से डॉलर चल रहा है और डॉलर से एम। हर जगह पर स्टार्टिंग फ्रॉम डी क्वेश्चन में एक अल्टरनेट करके एलिमेंट हमारे सामने आता जा रहा है। लेकिन ये सीरीज इसी प्रकार से कैसे कंटिन्यू करनी है। अब आगे बच्चा WN कॉपीराइट भी हो सकता है, @4T भी हो सकता है, कॉपीराइट एंड F भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, है कि नहीं। तो लॉजिक अब इसके बाद का क्या लग रहा है जरा देखो। बच्चा पहले कितने लेटर को उसने छोड़ा है, केवल एक लेटर को छोड़ा है, D5%। इसके बाद कितने लेटर्स को छोड़ा है, 2। अगर 2 लेटर्स को छोड़ा है तो K और 3 को छोड़ दिया उसने। जब उसने K और 3 को छोड़ दिया तो आगे बच्चा J9 और 8 मिल गया। फिर कितना छोड़ा है, हैश K और A, कितने लेटर को छोड़ा है, 3। यानी हर बार नंबर ऑफ लेटर्स को जो छोड़ने की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 1 है, देन 2 है, देन 3 है। तो लॉजिकली आगे 4 होना चाहिए। क्या 4 के हिसाब से हमारे सामने कोई आंसर है। बच्चा अगर 4 लेटर्स को छोड़ोगे तो 6W@N इनको छोड़ना होगा। तो सही आंसर क्या था, 47। लेकिन 47 करके कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं दिया गया, यानी 4 पर नहीं गए। 4 पर नहीं गए यानी 47 आंसर नहीं है। अब अगर 47 आंसर नहीं तो बच्चा आंसर क्या हो सकता है, हमारे सामने जो लॉजिक लग रहा था वो 1 था, 2 था और 3 था। तो अब हो सकता है अगला फिर से 2 हो। एक तो ये स्थिति हो सकती है कि 1 2 3, 3 2 1 कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि 1 2 3 और अगला फिर 1 2 3 हो, ये स्थिति हो सकती है। 2 स्थितियां हो सकती हैं। तो बच्चा अगर केवल एक को छोड़ेंगे, केवल एक को छोड़ेंगे तो W से N और N के बाद बच्चा कॉपीराइट मिलेगा। एक तो हमको ये मिल जाएगा WN कॉपीराइट। और अगर 2 को छोड़ेंगे बच्चा, 6 और W को छोड़ेंगे तो मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा और T मिल जाएगा। दोनों स्थितियां संभव है, दोनों ही स्थितियां संभव हैं। और समस्या ये कि दोनों चीजें उसने हमको आंसर में दे दी हैं।
हमको @4t भी दे दिया है, हमको WN कॉपीराइट भी दे दिया है। दोनों चीजें जब हमारे सामने आंसर पे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन फिर हमारे सामने जो बचा, ये क्वेश्चन अब कंडीशनल हो गया। हम ए लगा रहे हैं तो भी सही है, बी लगा रहे हैं तो सही है। आयोग को दोनों के लिए उत्तर देना पड़ेगा। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, तो आपको उत्तर क्या लगाना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा, उसका उसका नंबर आपको देना पड़ेगा आयोग को। ये क्वेश्चन क्या शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, तो हमारे सामने ऑप्शन ही नहीं होता है ना, हम एक साथ दो ऑप्शन को कैसे टिक कर सकते हैं। हाँ, क्लेम कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, मुझे शब्द नहीं ध्यान आ रहा था। हम एक साथ दो ऑप्शन को कैसे टिक करें, हम किसी एक को ही कर सकते हैं। जब समझाएंगे तब ना समझा पाएंगे कि दोनों आंसर इसके पॉसिबल हैं, है कि नहीं। हाँ, उसको भी देखते हैं बच्चा। कर लो भैया क्लेम, अगर इच्छा है तुम्हारी क्लेम करने से चीजें सही हो जाए तो वो कर लो, कर लो क्लेम, कर लो कर लो। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। चौथा वाला फिगर नहीं दिख रहा है पूरा, मैं अलग से बना देता हूं चौथे वाले फिगर को। चौथा फिगर बच्चा ये दिया हुआ है, मानव नर और पुरुष में गिवन ऑप्शंस में से ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से बेस्ट पॉसिबल फिगर मानव नर और पुरुष का क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और मैं पोल दूंगा, पोल पर आंसर करना। एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा मुझे, जरा ध्यान से समझना। अच्छा, मतलब क्लेम में सीधा लैपटॉप चाहिए क्या। नर नारी दो चीजें होती, नर मतलब मेल, नारी मतलब फीमेल। ठीक है, और मैं पोल देता हूं जरा इसका, ये रहा आपके सामने पोल, जरा उत्तर बताइए क्या उत्तर लगाएंगे। बहुत सारे लोग डी पर जा रहे हैं। सी कैसे होगा मैं ये जानना चाहूंगा, सी कैसे होगा मैं ये जानना चाहूंगा, बी कैसे होगा मैं ये भी जानना चाहूंगा, और आप लोगों से जानना चाहूंगा कैसे होगा। कैसे होगा सी वाला, डी वाला तो कतई नहीं हो सकता। बी कैसे होगा, सी कैसे होगा, मैं सारे कुछ समझाऊंगा, ए बी सी डी सारे के लिए मैं ऑप्शन बताऊंगा कि भैया होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। जितने लोगों ने आंसर डी वाला किया था, सभी मानव पुरुष नहीं हैं, लेकिन सभी पुरुष तो मानव होंगे कि नहीं होंगे। नर के अंदर मानव और पुरुष नहीं, ये अलग अलग चीजें होती हैं, नर और पुरुष एक ही बात नहीं हो सकती। पहले मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस क्लियर करता हूं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी में अगर आपने एक जगह पर मानव रखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी में अगर आपने मानव रखा हुआ है बीच में, तो एक तरफ आप नर रखेंगे, एक तरफ आप रखेंगे पुरुष को। ठीक है, अब इसके आधार पर बच्चा आप कह रहे हैं कि कुछ पुरुष मानव होते हैं, तो बाकी के पुरुष क्या होते हैं, जानवर, आत्मा, भूत प्रेत, क्या होते हैं। बाकी के पुरुष भी तो मानव होंगे कि नहीं होंगे, और अगर बाकी के पुरुष भी मानव होंगे तो इस प्रश्न का डी उत्तर तो कभी नहीं हो सकता, इस प्रश्न का उत्तर डी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी चीज, ऑप्शन नंबर सी डी तो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर अगर ए पर चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए में किसको कहां पर रख दें, अगर हम एक जगह पर ऊपर मानव रख दें और नीचे किसको रख दें, पुरुष को, तो सभी पुरुष क्या होते हैं, मानव होते हैं। और अगर सभी पुरुष मानव होते हैं तो उसके आधार पर बच्चा यहां पर हमने किसको रखा, नर को, यानी कुछ नर मानव होते हैं, भैया पुरुष भी तो नर होते हैं, तो ए वाले को भी नहीं हटा सकते। अब बी और सी दो अलग अलग कंडीशंस पर अगर हम लोग चलें,
ठीक है, मैंने इसके ऑप्शन पर क्या टिक किया था, बी, लेकिन दो ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन बी और सी, दोनों में से आखिरकार सही किसको लगाया जाए, कौन सा सही कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस के आधार पर, इस फिगर के आधार पर अगर बच्चा चलेंगे तो सबसे ऊपर किसको रखा मैंने, मानव। ठीक है, दो अलग अलग थिंकिंग है, सबसे ऊपर मैंने किसको रखा, मानव को रखा, और अंदर किसको रखा, एक तरफ मैंने नर को रखा और एक तरफ किसको रखा, पुरुष को रखा। और यहां पर किसको रखा है मैंने, यहां पर किसको किसको रखेंगे, यहां पर मैंने एक तरफ पुरुष को रखा, ऊपर किसको रखेंगे, मानव को रखेंगे। ठीक है, ऊपर किसको रखेंगे, मानव को। अब इसके बाद बाहर किसको रखा मैंने, नर को रख दिया, यानी सभी पुरुष मानव हैं निश्चित तौर पे सही होगा, सभी पुरुष नर होते हैं निश्चित तौर पे सही होगा, लेकिन सभी मानव नर होते हैं ये तो गलत है कि नहीं भैया, नर और मादा तो जानवरों में भी होता है, नर और मादा जानवरों में भी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और अगर नर और मादा जानवरों में भी होता है तो ऑप्शन नंबर सी वाले को भी करेक्ट करेंगे। ऊपर बी वाले को करेक्ट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है जितने भी पुरुष होते हैं उन सभी को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, नर की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन पुरुष किसको बोला जाता है। अगर आप किसी मेल की अलग अलग जो उम्र होती है उसके आधार पर उसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने आती है शिशुअवस्था, फिर हमारे सामने क्या आता है, बाल्यावस्था, फिर हमारे सामने क्या आता है, किशोरावस्था आता है। अब इसमें से शिशुअवस्था को पुरुष नहीं बोला जाता, बाल्यावस्था को पुरुष नहीं बोला जाता, मेल बोलेंगे, नर बोलेंगे, किशोरावस्था को पुरुष नहीं बोला जाता। इसके बाद युवावस्था आती है। पुरुष व्यक्ति को कब बोला जाता है, जैसे स्त्री और पुरुष ये तो अलग अलग चीजें, आप किसी भी फीमेल को स्त्री नहीं बोल सकते, आप किसी भी मेल को पुरुष नहीं बोल सकते। हमारे समाज में आफ्टर मैरिज यानी विवाह संबंध में बंधने के बाद मेल और फीमेल को पुरुष और स्त्री की संज्ञा दी गई, एक ये लॉजिक है। ठीक, तो उस लॉजिक के आधार पर बच्चा, पुरुष तो सारे नर होते हैं, ठीक है, पुरुष सारे होंगे, नर होंगे, लेकिन कुछ नरों में से पुरुष केवल कुछ ही होंगे जो मैरिड होंगे, एक ये लॉजिक है। दोनों लॉजिक्स करेक्ट है और दोनों लॉजिक्स के आधार पर इसका उत्तर बी भी लगाया जा सकता है, इसका उत्तर सी भी लगाया जा सकता है, दोनों में से किसी को अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमसे बहुत बेस्ट पॉसिबल आंसर के लिए जाना जाएगा कि नहीं भैया बहुत बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, एक ही देना है, दो दे ही नहीं सकते, तब मैं किस पर चलूंगा, केवल और केवल सी पर चलूंगा, तब मैं बी पर नहीं जाऊंगा। लेकिन लॉजिकली दोनों करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। हाँ, सी भी सही है, बी भी सही है, बिल्कुल, जिन्होंने बी लगाया वो भी सही है, जिन्होंने सी लगाया वो भी सही है, दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों में लॉजिक अलग अलग लगेगा, दोनों में लॉजिक अलग अलग लगेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, जरा इसका उत्तर बताइए मुझे जल्दी से। हम तुम्हारा गलत कर दिए, हम तुम्हारा गलत इसलिए कर दिए क्योंकि तुम शुद्ध हिंदी लिख रहे हो, तुम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सही लिखते हो, तुम समझे नहीं आता हमको, तुम कहाँ लिख गए शुद्ध हिंदी जब लिख देते हो, हिंदी अंग्रेजी में लिखा करो, वो समझ में आता है हमको। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा बताओ जल्दी से। पोल आपके सामने चल रहा है। %71 लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया हुआ है। जरा सही उत्तर क्या आएगा, ये होता क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। जीवाश्मिकी विज्ञान जिस प्रकार से जीवाश्म से संबंधित होता है, यानी पैलेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू फॉसिल, उसी प्रकार से शिलाकृति विज्ञान किससे संबंधित होगा,
ठीक है, चारों टाइप के ही हालांकि आंसर आए, खोपड़ी, थायराइड, अग्नाशय, फेफड़े, लेकिन महत्वपूर्ण क्या था कि बहुत सारे लोगों ने आंसर ए पर किया है। सिराकृति होता क्या है? सिराकृति क्या होता है? सिरा का मतलब, नहीं बस यही तो, सिर और सिरा दोनों अलग अलग चीजें होती हैं बच्चा। सिर से आगे बढ़ेंगे तब आपको सिरा मिलता है, जिसको शिखा भी बोला जाता है, जो बिल्कुल पीछे चोटी रखी जाती ना, जहां पर चोटी रखते हैं लोग, उसको क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। ठीक है, वो आपके मस्तिष्क का केंद्र बिंदु होता है, जहां पर चोटी रखी जाती है। ठीक है, टॉप ऑफ द हेड या केंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। तो सिराकृति बच्चा जहां पर, हाँ, तो यहां पर जो पीछे चोटी रखी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं सिरा। भैया चोटी रखी कहा जाती है मस्तिष्क में, इसका मतलब है, किसका लॉजिक प्राची? सिराकृति बच्चा कुछ और नहीं, मस्तिष्क विज्ञान का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, सिराकृति क्या होता है? सर पर चोटी रखने का। अच्छा, तो बच्चा सिराकृति कुछ और नहीं, मस्तिष्क विज्ञान का, या इसी को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मस्तिष्क को? कनपटी इसको बोला जाता है। ठीक है, कनपटी किसको बोलते हैं? इसको। जब आदमी बोलता है कनपटी में तमाचा मारेंगे, तो बच्चा ये होता है कनपटी, कान के आसपास के हिस्सा, टॉप ऑफ द हेड या सेंटर ऑफ द हेड, ये होता है। कभी कनपटी पे पढ़ा नहीं लगता है, एक बार पढ़ता तो जरूर समझ में आता कनपटी होता क्या है। खैर, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? खोपड़ी। सिराकृति या मस्तिष्क विज्ञान क्या होता है बच्चा? एक ही चीजें होती, बस उसने सिनोनिम्स लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चा ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जरा जल्दी से उत्तर बताओ। ये अगला प्रश्न आपके सामने, स्कूल में बताओ भैया, बहुत पढ़ा है स्कूलों में, कनपटी नाम का अस्त्र, घरों पर कनपटी नाम का, जो कनपटी में झापड़ नाम का अस्त्र, या झाड़ू, बेलन, चिमटा, इस तरह के अस्त्र हम सभी लोग खाते रहते हैं। ठीक है, अपने युवावस्था में या किशोरावस्था में सबसे ज्यादा खाते रहते हैं, सबसे ज्यादा किशोरावस्था में खाई जाती हैं सारी चीजें, और जीवन को उपयोगी बनाने के लिए बड़ा जरूरी भी है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से। 10 सेकेंड बाद में देता हूं फोन। और ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताइए। तुम लोग कभी नहीं देखते ही नहीं हो, समस्या जीवन में इसी की है। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति यही कि तुम लोग नहीं को देखते ही नहीं। 25% लोग खाली उत्तर सही किए इसका, और सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन उसमें बताना था कि कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है, कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है, नॉट इम्प्लॉयड विद। लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा है कि नहीं लिखा है? और अगर नहीं लिखा है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो भैया नहीं है वो वाला बताना था। आप जरा ध्यान से समझो, एक स्टेटमेंट उसने बच्चा हमको दिया है, और उस स्टेटमेंट के लिए उसने हमसे बोला, हमसे कहा कि उपयुक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है, कौन सी अजम्पशन नहीं निकाला जा सकता बच्चा, ये बताना था। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला उसने? बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है स्टेटमेंट में, जिस भी व्यक्ति ने लिखा है। कह रहा है, चाहे सभ्यताओं का टकराव हो या फिर सांस्कृतिक लगाव हो, हर एक चीज का निर्माण करता मानव ही है, जो भगवान की उत्कृष्ट कृति है। लेकिन वह भी खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, तो हम क्यों एक दूसरे को जाति, पंथ, रंग, संस्कृति, राष्ट्रीयता आदि के नाम पर विभाजित करें? ठीक, एक कितनी अच्छी बात लिखी है, जीवन का गूढ़ सत्य रहस्य लिखा हुआ है बच्चा। इस कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष, कौन सा पूर्व धारणा, सॉरी,
नहीं निकाली जा सकती है, ठीक है। नहीं, ये आस्था चैनल देखो, हिंदी पढ़ने का भी भैया एक तरीका होता है, कहां पर पॉज लेना है, कहां पर तेजी से पढ़ना है, इसका भी पढ़ने का एक बेहतर तरीका होता है। ये आपको सीखना चाहिए। ये जो इतने बड़े बड़े साधु महात्मा टाइप के लोग, ये संत महात्मा टाइप लोग आस्था चैनल पे बोलते हैं, बच्चा कभी इनको सुन करके देखना। इनकी जो बोलने की कला होती है, ठीक है, इनकी जो बोलने की कला होती है, खाली वो उस भीड़ को आकर्षित करती है। और जब उस भीड़ को वो आकर्षित कर लेते हैं तो अपना जो भी सुनाते रहते हैं सब अच्छा है, बोलेंगे नाचो, गाना बजने लगा, राधे राधे, नाचने लगते हैं, ठीक, सब होता है। हाँ, मैं समझ गया सकता जी। तो भैया बोलने की कला कहां पर हिंदी सही से पढ़ी जानी है, मतलब कहां पर आपको ऐसे पढ़ना है जहां पर रुकाव लेना है, ठहराव लेना है, कहां पर तेजी से, ये भी एक चीज है। खैर, बच्चा उसने कहा था कौन सा अंतर्निहित नहीं है, ये हमको बताओ, ठीक है। तो कह रहा समस्त मानव जाति में सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए, ये अंतर्निहित भावना है, ठीक है। वो हमसे यही बात तो कह रहा है, हमसे कह रहा है विभाजित नहीं करना चाहिए, रंग, संस्कृति, राष्ट्रीय पंथ के नाम पर, जाति के नाम पर विभाजित नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं विभाजित करना चाहिए, यानी मनुष्यों में सह अस्तित्व की, कि तुम भी रहो हम भी रहें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ इस जीवन को निर्वाह करना चाहिए, रहना चाहिए। तो भैया पहली वाली तो अंतर्धारणा अंतर्निहित है, पूर्व धारणा सही है, ठीक। इसके बाद क्या बोला उसने, कह रहा है कि विविधता में एकता और मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। भैया जब जाति, पंथ, रंग या संस्कृति की कोई सीमा नहीं रह जाएगी हमारे साथ में, तो उस आधार पर हम सब एक जैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम में एकता रहेगी और हम एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहेंगे। यानी ये भी निकाला जा सकता है वैश्विक स्तर पर व्याप्त सभ्यताओं में टकराव नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी एक सभ्यता ये हमारी है, वो तुम्हारी सभ्यता, हम तुम्हारी सभ्यता पे नहीं जाएंगे, तुम्हारी संस्कृति पसंद नहीं करेंगे, ये भी क्या है, गलत है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लिखा, कह रहा टकराव नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो बच्चा गलत कौन सा होगा, डी वाला, सांस्कृतिक लगाव मानव को श्रेष्ठ आदर्श होना चाहिए, गलत। जब हम एक दूसरे की संस्कृति को भाव ही नहीं देंगे कि भैया ये हमारी संस्कृति है, हम क्यों, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों का क्लास है जा सकते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं, ठीक। तो ये सांस्कृतिक लगाव विविधता में एकता को खंडित करता है, खत्म करता है, तो वो नहीं हो सकता है कभी भी। तो बच्चा डी वाला ही क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब मैं इसी प्रश्न के लिए पोल दे करके आप लोगों को लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, लीडर बोर्ड की स्थिति क्या है, लीडर बोर्ड देख लो जल्दी से, फिर इस क्लास को करते हैं खत्म। ये है भैया लीडर बोर्ड की स्थिति। आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और इन 12 क्वेश्चन में जो स्थितियां हम लोगों के सामने निकली हैं, ठीक है, वो स्थितियां महिमा टॉप पर है, सोनम जी के 9 क्वेश्चन सही हैं, शिवालिका के 9, और बाकी लोगों के भी 9, 7 या 6 क्वेश्चन सही हैं, केवल महिमा के ही 13 आउट ऑफ 13 सही हैं, बाकी सबके नहीं सही, ठीक है। आज आप 12वें स्थान पर हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद बच्चा क्लासेस की टाइमिंग के बारे में बता दें। सुबह क्लास कब होती है, 9:30 बजे से 11 बजे तक। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिसीजन मेकिंग, 9:30 से 11। तो नए लोग जितने आए थे वो फॉलो कर लेना, और 9:30 पे 11 सुबह मिलते हैं। अगर 9:30 से 11 पे मिलने के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो DC10 को यूज कर लेना 10% ऑफ के लिए, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप DC10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करके अपने ऊपर एक एहसान करेंगे, अपनी पढ़ाई के ऊपर एक एहसान करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म। मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों से सुबह 9:30 बजे और फिर कल शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।